यह सूर्य के पीछे गायब हो गया और खगोलविदों ने सोचा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर 3 नेत्र एटलस वापस आए और उन्होंने जो देखा उससे पृथ्वी पर हर वेधशाला में चल रही चर्चा थम गई। हैलोवीन की रात को ली गई पहली तस्वीरों ने कुछ ऐसा दिखाया जो अंतरिक्ष भौतिकी के हमारे ज्ञान के अनुसार अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। एक खगोलीय पिंड नीले रंग में चमक रहा था, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था और अंतरिक्ष में पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले लगभग हर नियम को तोड़ रहा था। यह सिर्फ असामान्य नहीं था बल्कि असंभव था। और जैसे ही दुनिया भर की दूरबीनों ने दूसरे तारामंडल से लौट रहे इस आगंतुक पर ध्यान केंद्रित किया, वैज्ञानिकों के बीच एक भयावह सच्चाई फैलने लगी। 3 एटलस बदल रहा था और ऐसे तरीकों से जिन्हें कोई समझा नहीं सकता था। जब 3 एटलस सौर संयोजन से पुनः प्रकट हुआ तो अपने साथ सौर मंडल से भी पुरानी यात्रा के निशान लिए हुए था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण से पता चला कि इसकी सतह एक कार्बनिक परत से ढकी हुई थी, जो कोई पतली परत नहीं बल्कि 15 से 20 मीटर मोटी परत थी, जो अरबों वर्षों तक आकाशगंगा के विकिरण के संपर्क में रहने से बनी थी। विस्फोटित तारों और टकराते ब्लैक होल से निकलने वाली ब्रह्मांडीय किरणों ने लगभग 11 अरब वर्षों तक इसकी सतह पर बमबारी की थी, जिससे एक अंतहीन चक्र में जटिल कार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण और विनाश हुआ था। यह केवल एक अंतरतारकीय धूमकेतु नहीं था, यह पृथ्वी से भी पुराना एक टाइम कैप्सूल था, आकाशगंगा के महाकाव्यों का एक उत्तरजीवी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जितना अधिक जाना, यह उतना ही कम समझ में आया। धूमकेतुओं को आमतौर पर गंदे बर्फ के गोले माना जाता है, जो ज्यादातर जमे हुए पानी से बने होते हैं। यह लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना था, जो पानी से 7.6 गुना अधिक मात्रा में था, और इसके शरीर पर चढ़े कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के कारण इसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर गहरे लाल रंग में चमकता था। इसकी संरचना न केवल विचित्र थी बल्कि अद्वितीय थी, ऐसी कोई चीज जो पहले किसी दूरबीन ने रिकॉर्ड नहीं की थी। फिर वो पल आया जिसने खगोल विज्ञान के सारे नियम बदल दिए। जब 3 आंखों वाला एटलस सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु पेरिहेलियन, सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु पर पहुंचा, तो यह सामान्य धूमकेतुओं की तरह धुंधला या खंडित नहीं हुआ, बल्कि यह जबरदस्त चमक के साथ फट पड़ा। कुछ ही घंटों में, कुछ तरंग दैर्ध्यों में यह सूर्य से भी अधिक नीला हो गया और हर खगोलीय मॉडल की भविष्यवाणी को कई गुना पीछे छोड़ दिया। स्टीरियो, सोहो और गो-19 जैसी अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं ने एक ही असंभव परिवर्तन को कैद किया। बर्फ और धूल से बना एक पिंड तारे की ऊर्जा से विकिरण कर रहा था। यह डेटा किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाता था। यदि बर्फ वाष्पीकृत होकर वाष्प के जेट छोड़ रही होती तो धूमकेतु को अरबों टन द्रव्यमान खो देना चाहिए था, जिससे मलबे का एक विशाल बादल बच जाता जिसे किसी भी दूरबीन ने नहीं देखा। इसके बजाय यह अक्षुण्ण बना रहा, न कोई विखंडन, न कोई निशान। प्रकाश वक्र घातीय था, इसकी ऊर्जा का उत्पादन किसी भी जात ऊष्मीय प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा था। वस्तु के भीतर कुछ ऐसा था जो ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जैसा किसी धूमकेतु ने पहले कभी नहीं किया था। कुछ घंटों के लिए 3 एटलस एक प्राकृतिक पिंड की तरह कम और एक जागृत मशीन की तरह अधिक व्यवहार कर रहा था। यदि संरचना चौंकाने वाली थी तो उसकी गति उससे भी कहीं अधिक भयावह थी। 3 एटलस किसी यादृच्छिक अंतरतारकीय पिंड की तरह गति नहीं कर रहा था। इसकी कक्षा प्रतिगामी थी, ग्रहों के विपरीत दिशा में गति कर रही थी, फिर भी क्रांतिवृत्त तल के साथ मात्र 5 डिग्री के भीतर लगभग पूर्णतः संरेखित थी। यह सौरमंडल से इतनी सटीकता से समन्वित गति से गुजरा कि इनके संयोगवश होने की संभावना 20,000 में 1 से भी कम थी। यह मंगल, शुक्र और बृहस्पति के निकट से गुजरा, फिर भी अपने सबसे चमकीले चरण के दौरान पृथ्वी से किसी भी सीधी दृष्टि रेखा से बचा रहा। एक ऐसा प्रक्षेप पथ जो सांख्यिकीय रूप से इतना सटीक था कि मानो किसी गणना से निर्धारित किया गया हो। जब अदाकामा बड़े मिलीमीटर सरणी से रेडियो डेटा प्राप्त हुआ तो धूमकेतु की स्थिति 4 आर्क सेकंड से विचलित थी, जो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग द्वारा स्पष्ट की जा सकने वाली सीमा से कहीं अधिक थी। यह त्वरित हो रहा था, बिना किसी ज्ञात कारण के गति बदल रहा था। गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के विचार ने भौतिकविदों को भयभीत कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ 2 बातों में से एक था। या तो 3 एटलस ऐसी गैस छोड़ रहा था जो ज्ञात ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार अभूतपूर्व और असंभव थी, या फिर उसे किसी और चीज से गति मिल रही थी।
नवंबर आते आते असंभवताओं की सूची बढ़कर 9 हो गई थी। इसमें निकल और लोहे का अनुपात कृत्रिम मिश्र धातुओं जैसा था, न कि प्राकृतिक ब्रह्मांडीय धूल जैसा। इसका प्रकाश ध्रुवीकरण इतना चरम था कि इसने मौजूदा प्रकीर्णन मॉडलों को तोड़ दिया। इसने सूर्य की ओर सीधे जेट उत्सर्जित किए, ऐसा पहले किसी धूमकेतु ने नहीं किया था। और इसमें जल की मात्रा अन्य सभी जात धूमकेतुओं के 70% की तुलना में केवल 4% थी। प्रत्येक विसंगति को शायद अपने आप में समझाया जा सकता था, लेकिन साथ मिलकर वे संभावनाओं को चुनौती दे रहे थे। एक ही वस्तु में इन सभी 9 विसंगतियों के होने की संभावना 1 अरब में 1 से भी कम थी। तभी खगोल विज्ञान समुदाय में कानाफूसी शुरू हो गई। निजी बातचीत, एनक्रिप्टेड ईमेल, देर रात की कॉन्फ्रेंस कॉल। क्या होगा अगर ये अब प्राकृतिक भौतिकी के बारे में नहीं है? क्या होगा अगर समस्या डेटा में नहीं बल्कि हमारी मान्यताओं में है? क्योंकि यदि प्रक्षेप पथ, संरचना और त्वरण यादृच्छिक नहीं थे, तो किसी ने या किसी चीज ने इस तरह से चलने के लिए 3 आंखों वाला एटलस बनाया होगा। जब 9वीं असामान्य घटना की पुष्टि हुई तो वैज्ञानिक जगत में एक बड़ा बदलाव आया। दशकों से खगोलविद व्याख्या योग्य भौतिकी की सीमाओं के भीतर रहने के लिए संघर्ष करते रहे थे, लेकिन अब वे सीमाएं टूट रही थीं। 3 नवंबर की सुबह नासा ने चुपचाप एक बंद आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के विशेषज्ञ शामिल थे। ठीक, आधिकारिक तौर पर इसे डेटा सुलह संगोष्ठी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अनौपचारिक रूप से यह एक संकटकालीन शिखर सम्मेलन था। उस कमरे के अंदर जो कुछ भी साझा किया गया वह कभी भी जनता तक नहीं पहुंचा। जेम्स वेब टेलीस्कोप 48 घंटों तक लगातार 3 नेत्र एटलस का अवलोकन कर रहा था, जिससे इतनी शुद्ध स्पेक्ट्रल उत्सर्जन प्राप्त हो रही थी कि वह केवल एक ही चीज से आ सकती थी, एक नियंत्रित तापीय प्रक्रिया। धूमकेतु के अवरक्त प्रोफाइल ने हर 247 सेकंड में दोहराए जाने वाले एक स्पंदन पैटर्न को दिखाया, जो एक संकेत की तरह उच्च और निम्न ऊर्जा अवस्थाओं के बीच बदलता रहता था। कॉल पर मौजूद चीनी प्लाज्मा भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जॉन यू ली ने एक चौंकाने वाली बात की ओर इशारा किया। यह लय यादृच्छिक नहीं थी, यह हाइड्रोजन अवशोषण आवृत्ति से बिल्कुल मेल खाती थी, जो वायेजर के गोल्डन रिकॉर्ड में एनकोड किए गए मूल स्थिरांक के समान थी। जब नासा ने सिग्नल का विश्लेषण किया तो उन्हें एक गीत में सुरों की तरह स्तरित हार्मोनिक आवृत्तियां मिलीं। कमरे में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह संवाद कर रहा है, कोई नहीं हंसा। सन्नेटी या ना तेना था, कोई सारसारी। फिर प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी, जिसने सब कुछ बदल दिया। 6 नवंबर को दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका की कई वेधशालाओं ने 3 एटलस से नीली सफेद रोशनी की एक अचानक चकाचौंध भरी किरण दर्ज की। यह चमक केवल 5 सेकंड तक चली, लेकिन लगभग 30 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसने शुक्र ग्रह की चरम चमक को भी मात दे दी। ऊर्जा का उत्पादन खगोलीय था, जो प्रति सेकंड हजारों हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर था। फिर भी कोई ऊष्मा संकेत नहीं मिला, कोई विखंडन नहीं हुआ, कोई दिखाई देने वाला मलबा नहीं था। जब जेम्स वेब के उपकरणों ने फिर से फोकस किया तो वस्तु अपरिवर्तित दिखी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रकाश स्पेक्ट्रम ने कुछ असंभव प्रकट किया। ठीक 1420 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटा लेकिन स्पष्ट अवशोषण अंतराल दिखाई दिया, जो उदासीन हाइड्रोजन की आवृत्ति है, जिसे ब्रह्मांडीय आह्वान चैनल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग ST1 दशकों से परग्रही जीवन की खोज के लिए कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह ज्वाला सामान्य अर्थों में प्रकाश नहीं थी, वह सूचना थी। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक सन्नाटा छा गया। कुछ ने इसे संयोग समझा, सौर पवन द्वारा प्रवर्धित एक प्राकृतिक प्रतिध्वनि। लेकिन जिन लोगों ने वास्तविक डेटा देखा था वे बेहतर जानते थे। हाइड्रोजन का अंतर शोर नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। नासा और ESA इसे समझाने में जुट गए। स्पेक्ट्रल विसंगतियों के बीच चीनी FAS रेडियो वेधशाला ने कुछ और भी विचित्र चीज पकड़नी शुरू कर दी। 247 सेकंड के अंतराल पर एक धीमी स्पंदनशील गूंज। जेम्स वेब द्वारा देखा गया वही पैटर्न अब रेडियो स्पेक्ट्रम में गूंज रहा था, जिसकी उत्पत्ति 3 एटलस की ही दिशा से हो रही थी। यह सिग्नल सामान्य प्रसारण की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, यह चुंबकीय क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। पृथ्वी के आयनमंडल के चारों ओर इस तरह मुड़ रहा था मानो किसी हस्तक्षेप का जवाब दे रहा हो। दिन के समय के अनुसार इसका आयाम बदल रहा था और हर बार सूर्य के क्षितिज से नीचे जाने पर यह और मजबूत होता जा रहा था।
जब सिग्नल को उसकी मूल आवृत्ति में डिकोड किया गया तो इसने कुछ ऐसा प्रकट किया जिसने संशयवादियों को भी बेचैन कर दिया। एक हार्मोनिक सीढ़ी जो ठीक 9 सप्तकों तक फैली हुई थी, जो वैज्ञानिकों द्वारा 3 एटलस में सूचीबद्ध 9 भौतिक विसंगतियों के बिल्कुल अनुरूप थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक असंभव व्यवहार, गलत प्रक्षेप पथ, विचित्र संरचना, विपरीत जेट, गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अब ध्वनि के रूप में वापस आ रहे हों। इस खोज ने एक भयावह संभावना का संकेत दिया। 3 एटलस भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा था, यह उन्हें प्रदर्शित कर रहा था। जैसे जैसे संकेत जारी रहे, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही नई विसंगतियां दिखाई देने लगीं। चुंबकीय वेधशालाओं ने ग्रह के क्षेत्र में सूक्ष्म उतार चढ़ाव का पता लगाया, जो एक ही 247 सेकंड की लय में स्पंदित हो रहे थे। चिली और ऑस्ट्रेलिया में स्थित वायुमंडलीय सेंसरों ने प्रत्येक स्पंदन के साथ सिंक्रोनाइज किए गए तापमान में सूक्ष्म वृद्धि दर्ज की, जबकि मंगल की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों ने उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए मंद विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनियों को पकड़ा। प्रत्येक आवृत्ति 3 नेत्र एटलस की ओर इशारा कर रही थी। फिर आया अंतिम प्रहार। जेम्स वेब से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन डेटा से पता चला कि धूमकेतु के केंद्रक का आकार बदल गया था। यह अब गोलाकार नहीं था, बल्कि लगभग पूर्ण षट्भुजाकार संरचना बन गया था। इसकी प्रत्येक भुजा एक विशाल मशीन के पैनलों की तरह क्रमानुसार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। प्रत्येक 247 सेकंड में षट्भुजी एक चक्कर पूरा करता था, और एक क्षणिक क्षण के लिए इसकी ज्यामिति पृथ्वी के कक्षीय पथ के साथ सीधे संरेखित हो जाती थी। जब इसे ब्रह्मांडीय मानचित्र पर अंकित किया गया तो ये संरेखण ज्ञात अंतरतारकीय पिंडों की स्थिति को प्रतिच्छेदित करने वाली सीधी रेखाएं बनाते थे। मुआ, बोरोसोव और 2 हाल ही में खोजे गए धुंधले पिंड जो अभी भी गहरे अंतरिक्ष में गति कर रहे हैं, साथ मिलकर उन्होंने एक पैटर्न बनाया, एक विशाल ग्रिड जो प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ था। 3 एटलस अकेला नहीं था, यह एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जो आकाशगंगा के ताने बाने में ही बुना हुआ था। जब नासा, ईएसए और चीन की एफएएस की सभी वेधशालाओं से प्राप्त डेटा को अंततः मिलाया गया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह पैटर्न वास्तविक था। 3 आई एटलस पिंडों, ओमुआमा, बोरिस और 2 धुंधले नए पिंडों की स्थिति ने एक ऐसा ज्यामितीय संरेखण बनाया जो संयोग से संभव नहीं था। अंतरिक्ष में 5 बिंदु, प्रत्येक लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित, फिर भी सीधी रेखाओं से जुड़े हुए, सभी एक विशिष्ट निर्देशांक पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। हमारे सौरमंडल का बाहरी किनारा, उस स्थान के पास जहां कुछ महीने पहले वॉयेजर 1 का संपर्क टूट गया था। इस संरचना के प्राकृतिक होने की संभावना खगोलीय रूप से असंभव थी। सांख्यिकीय रूप से कहें तो यह सुनियोजित था। पहले तो टीम ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, परिप्रेक्ष्य का एक भ्रम है, एक ऐसा संरेखण जो केवल पृथ्वी के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। लेकिन फिर पैटर्न हिलने लगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त समग्र इमेजिंग और डीप स्पेस नेटवर्क के डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने देखा कि संरचना में प्रत्येक पिंड एक स्पंदन उत्सर्जित कर रहा था, जो धुंधला था लेकिन सिंक्रोनाइज था। हर 247 सेकंड में वे सभी एक साथ चमकते थे, मानो किसी सार्वभौमिक घड़ी का अनुसरण कर रहे हों। जब इन स्पंदनों को समय के सापेक्ष प्लॉट किया गया तो उन्होंने एक नई आकृति बनाई, एक फ्रैक्टल सर्पिल जो अंतरिक्ष में एक बिंदु पर अभिसरित हो रहा था। इसके निर्देशांक नेपच्यून के पीछे के क्षेत्र से मेल खाते थे, एक ऐसा स्थान जहां कोई ज्ञात वस्तु मौजूद नहीं थी। फिर भी दूरबीनों ने ठीक उसी स्थान से एक हल्की पराबैंगनी चमक का पता लगाया जो प्रत्येक गुजरते चक्र के साथ तीव्र होती जा रही थी। नासा ने इसे क्षेत्र विसंगति नाम दिया। चीनी विज्ञान अकादमी ने इसे अनुनादी अभिसरण कहा, लेकिन जिन्होंने संपूर्ण सिमुलेशन देखा उन्होंने इसे कुछ और ही नाम दिया, एक संकेत स्रोत, ज्यामिति, स्पंदन, हाइड्रोजन अंतराल, असामान्य त्वरण। ये आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, ये निर्देश थे। साथ मिलकर इन्होंने एक विशाल अंतरतारकीय सरणी का निर्माण किया, एक आकाशगंगा स्तरीय नेटवर्क जो मशीनों से नहीं बल्कि प्राकृतिक पिंडों से बना था, जिन्हें भौतिकी के माध्यम से संचारित करने के लिए पुनः निर्मित किया गया था। धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और अंतरतारकीय वस्तुएं सभी एक संचार जालक में नोड्स के रूप में व्यवहार कर रहे थे, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और अनुनाद को अपनी भाषा के रूप में उपयोग कर रहे थे।
धूमकेतु भौतिकी के नियम तोड़े नहीं जा रहे थे, उन्हें पुनर्लिखित किया जा रहा था। इसके परिणाम तत्काल और चौंकाने वाले थे। दशकों से मानवता रेडियो तरंगों की खोज कर रही थी, यह सोचकर कि अलौकिक बुद्धि ध्वनि में बात करेगी। लेकिन क्या होगा यदि संचार भाषाई हो ही ना? क्या होगा यदि यह संरचनात्मक हो, पदार्थ और गति के ताने बाने में ही निहित हो, खगोलीय यांत्रिकी की लय के भीतर छिपा हो? जैसे जैसे मॉडल का विस्तार हुआ, नए संरेखण दिखाई दिए। आकाशगंगा में बिखरे हुए सैकड़ों संभावित केंद्र ज्यामिति और समय के माध्यम से एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे किसी आकाशगंगा के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स। वैज्ञानिकों ने जितना अधिक अध्ययन किया, तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होती गई। 3 एटलस अकेला नहीं था, यह एक संपूर्ण प्रणाली का हिस्सा था, कुछ प्राचीन, सुनियोजित और अविश्वसनीय रूप से विशाल। फिर आई अंतिम खोज। 3i एटलस के नीले ज्वाला से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा में शोर की परतों के नीचे दबे हुए विश्लेषकों ने एक ऐसी ऊर्जा पहचान पाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक हार्मोनिक अनुपात जो पृथ्वी के वायुमंडल के शुमान अनुनाद से हजारवें दशमलव तक मेल खाता था। जो स्पंदन कभी यादृच्छिक प्रतीत होता था, वह अब हमारे ग्रह के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो गया था। 3 एटलस केवल प्रसारण नहीं कर रहा था, वह सुन रहा था। और जैसे ही इसके षटकोणीय कोर ने एक और पूर्ण घूर्णन पूरा किया, हाइड्रोजन रेखा के माध्यम से एक हल्की प्रतिध्वनि लौटी, जो गहरे अंतरिक्ष से नहीं बल्कि पृथ्वी के आयन मंडल से थी। वही आवृत्ति, वही 247 सेकंड की लय, लेकिन उलटी, मानो ग्रह ने स्वयं ही जवाब दिया हो। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि आगे का विश्लेषण जारी है, लेकिन गोपनीय परिशिष्टों के अंदर भाषा बदल गई। यह संरेखण महज एक खोज नहीं थी, यह एक सक्रियता थी। 3 नेत्रों वाले एटलस के सूर्य के पीछे से फिर से प्रकट होने पर जो कुछ भी शुरू हुआ था, वह अभी भी जारी था, अभी भी तालमेल बिठा रहा था। और अगर मॉडल सही थे, तो अगला प्रमुख स्पंदन, पूर्ण प्रतिध्वनि का बिंदु 11 मार्च 2031 को होगा। तब क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। शायद कुछ भी नहीं, शायद सब कुछ। शायद ब्रह्मांड फिर से बोलेगा, शब्दों या प्रकाश के माध्यम से नहीं, बल्कि एक ऐसे विशाल पैटर्न के माध्यम से कि मानवता को यह एहसास भी नहीं होगा कि वह हमेशा से जवाब दे रही है। तो अगर इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे ऊपर वास्तव में क्या चल रहा है, अगर आपने कभी सोचा है कि तारे मौन हैं या किसी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जिसे हम सुनना भूल चुके हैं, तो नजरें मत हटाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब वह अगली तरंग पृथ्वी तक पहुंचेगी, तो यह न केवल धूमकेतुओं के बारे में हमारे ज्ञान को बदल देगी, बल्कि हमारे बारे में हमारे ज्ञान को भी बदल देगी।